तरफ रूस भारत को एक बड़ा ऑफर दे रहा है और जानेंगे ये ऑफर क्यों भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ऐसा कौन सा हथियार दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का पूरा मंसूबा ही फेल हो गया है, 300 टुकड़े में टूट गया उसका रॉकेट। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत लंबे समय से डिफेंस पार्टनर है। इस बीच रूस की रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो आगामी आर्मी 2024 प्रदर्शनी में अमूर 950 पनडुब्बी की पेशकश करने को तैयार है। यह पनडुब्बी बेहद खास है जिसमें भारत को दिलचस्पी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर लॉन्च ट्यूबों से लैस है जो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च कर सकती है, यानी ये पानी के अंदर से आसमान की तरफ ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। ये पहली बार है कि इस एडवांस गैर परमाणु पनडुब्बी को जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा जो समुद्र के भीतर युद्ध के भविष्य की एक झलक पेश करेगा। पनडुब्बी की ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल तरीके से लॉन्च करने की क्षमता भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I के तहत रूस ने भारत को अमूर 1650 पनडुब्बी खरीदने की पेशकश की थी। अमूर 950 किलो श्रेणी के पनडुब्बी का एक आधुनिक विकास है जिसे खास तौर पर इसे पानी में छिपे रहने और अस्थायित्व के लिए माना जाता है। इस पनडुब्बी के पास उन्नत ध्वनिक स्टिल्थ क्षमताएं हैं, यानी कि जब यह पानी के नीचे चलती हैं तो इसमें बेहद कम आवाज निकलती है जिससे दुश्मन को इसका पता नहीं चलता है। यह पनडुब्बी AIP टेक्नोलॉजी से लैस है। भारतीय नौसेना वर्तमान में 7 किलो क्लास पनडुब्बियों का संचालन करती है। इसे भारत में सिंधु घोष श्रेणी कहा जाता है। इन्हें 1980 के दशक के अंत में रूस से लिया गया था। इसमें समय समय पर कई अपडेट किए जाते रहे। किलो क्लास पनडुब्बी अपनी कम आवाज के लिए जानी जाती है। उनके पास एक डबल पतवार डिजाइन है। इसके विपरीत अमूर क्लास पनडुब्बियां एकल पतवार वाली होती हैं। वे अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल करके एक पूरी तरह से नए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक इंजन के जरिए संचालित होती हैं। परिणाम स्वरूप अमूर 650 पनडुब्बी की ध्वनि क्षमता किलो क्लास पनडुब्बियों की तुलना में कई गुना कम होती है। अमूर 950 सतह पर आने पर 950 टन और पानी में डूबने पर 1300 टन वजन विस्थापित करता है। ये पनडुब्बी 56.8 मीटर लंबा है। पानी में डूबने पर ये 20 नॉट लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। AIP सिस्टम के साथ ये 350 नॉटिकल मील तक जा सकती है। यह पनडुब्बी आकार में छोटी मानी जाती है, फिर भी इसकी ताकत बड़ी है। ऐसा लगता है जैसे रूस ने इसे खास तौर से भारत के लिए तैयार किया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए 10 साइलों हैं। इसमें 544 mm टॉर्पीडो ट्यूब है। इसके अलावा माइंस भी है। हालांकि भारत को पनडुब्बियों की जरूरत तो है, पर आधिकारिक तौर पर अभी कुछ कहा नहीं गया है कि भारत इन पनडुब्बियों को लेगा या नहीं लेगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीनी इंटरनेट मेगा कंसल्टेंस अपने पहले लॉन्च के बाद कई गड़बड़ियों का शिकार हो गया है। मंगलवार सुबह चीनी लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट ने कियानफान ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए पहले 18 उपग्रह लॉन्च किए जो 14,000 स्पेसक्राफ्ट को होस्ट करेगा। रॉकेट ने सैटेलाइट्स को करीब 500 मील की ऊंचाई यानी कि 800 किलोमीटर पर पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाया। इसके तुरंत बाद इसका ऊपरी चरण टूट गया जिससे मलबे का एक बादल पैदा हो गया है जो अब धरती के चारों ओर घूम रहा है। US स्पेस कमांड ने बताया है कि चीन का लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट 18 कियानफान सैटेलाइट को लॉन्च करते हुए एक मील का पत्थर हासिल करने में कामयाब हुआ, लेकिन इसके बाद पृथ्वी की कक्षा में 300 से ज्यादा टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। ये 18 सैटेलाइट उस मिशन के पहले बैच का हिस्सा थे जिसका उद्देश्य चीन के एलोन मस्क के स्टारलिंक का अपना संस्करण स्थापित करना था। इसी को जिसे कियानफान ब्रॉडबैंड नेटवर्क नाम दिया गया था। ये सैटेलाइट उत्तरी चीन के कांगसी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किए गए थे। US स्पेस कॉम ने कहा है कि इसके टूटने से मलबे का एक बादल बना है जिसे पृथ्वी के चारों ओर ट्रैक किया जा सकता है।
यूएस स्पेस कॉम ने कहा है कि इस घटनाक्रम से फिलहाल कोई खतरा नहीं देखा गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करने के लिए नियमित निगरानी जारी रखा गया है। चीन ने घरेलू यूजर्स के लिए ज्यादा व्यापक और उच्च गुणवत्ता वाली संचार सेवाएं देने के लिए 2023 में कियानफान परियोजना शुरू की। संघाई स्थित कंपनी स्पेस सेल द्वारा विकसित कियानफान नेटवर्क लंबे समय में 15,000 से अधिक लो अर्थ ऑर्बिट वाइड स्क्रीन मल्टीमीडिया उपग्रहों का एक नेटवर्क स्थापित करने की सूचना है, जिसमें 2025 के अंत तक 108 उपग्रह इस वर्ष लॉन्च किए जाएंगे और 648 उपग्रह फिर बाद में लॉन्च किए जाएंगे। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक एक समूह का लक्ष्य वैश्विक नेटवर्क कवरेज प्रदान करना है। 2030 तक प्रत्यक्ष मोबाइल कनेक्शन जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने वाले 15,000 सैटेलाइटों को शामिल भी करना है। मतलब कि चीन ने हाल ही में टेस्ला कंपनी के CEO एलन मस्क से प्रेरणा लेकर अपना एक रॉकेट स्पेस में भेजा, जिसके फिलहाल आपने देखा ही 300 टुकड़े हो गए हैं। अब चाइना का फिलहाल का ये सपना थोड़ी देर के लिए टूटता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि जो ये रॉकेट्स हैं सैटेलाइट को लेकर करीब 800 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो यूएसएस स्पेस कॉम है, इन्होंने इस बात को किस तरीके से सामने रखा है दुनिया के कि देखिए कितनी सारी समस्याएं यहाँ आ रही हैं। तो वैसे आपको बता दूं स्टारलिंक क्यों बनाना चाहता है। स्टारलिंक की उपयोगिता सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध में ही दिखी, उसके बाद आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध में भी दिखी है। वैसे तो एलन मस्क पक्के वाले बिजनेसमैन हैं, समय का सही जगह इस्तेमाल करना उन्हें आता है और ऐसा ही उन्होंने यहाँ पर भी किया। जब युद्ध चल रहा था तब स्टारलिंक ने अपनी सैटेलाइट सेवाएं देना शुरू कर दिया। अभी बहुत तरह की चीजें होती हैं, चाइना को भी बहुत डर लगा रहता है। डर इस बात का लगा रहता है कि इस वक्त ज्यादातर सेवाएं इंटरनेट से जुड़ी हुई है, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, सूचना का सेंटर हो, बहुत सारी चीजें। और अगर इंटरनेट को ही बंद कर दिया गया, कम्युनिकेशन को ही तोड़ दिया गया, तो युद्ध काल के लिए ये बहुत ही बुरा हो सकता है। इसी वजह से चाइना चाहता है कि उसके पास भी स्टारलिंक जैसे साधन हो, जिससे कि इंटरनेट किसी भी तरीके से नुकसान में न आए, इंटरनेट चलता रहे। हालांकि क्या इसका मतलब ये है कि फिर तबाह नहीं किया जा सकेगा? तो खुद चाइना ने ऐसा कहा था कि उनकी रणनीति है, उनके पास एक हथियार है, लेजर वेपन है और इस लेजर वेपन से स्टारलिंक को भी तबाह किया जा सकता है। पर अब फिलहाल के लिए ये सोच रहे हैं कि तबाही का सामान तो हमारे पास है ही, चलो बना लेते हैं उसी की तरह एक और, ताकि हमारे लिए दिक्कत न हो, हम भी दुनिया भर को इंटरनेट सेवाएं दे सके। वैसे स्टारलिंक की सर्विस के लिए न जाने किन किन देशों से इस वक्त रिक्वेस्ट आ रही है। इंडोनेशिया से लेकर कई सारे देश हैं जहां पर एलन मस्क स्टारलिंक सुविधा को लागू करने जा रहे हैं। कई देशों में ये लागू हो भी चुकी है। कहा जा रहा है चूंकि सैटेलाइट है, इसलिए सैटेलाइट होने की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरनेट की हाई स्पीड ही मिलेगी हर जगह पे, जहाँ चाहे जहाँ भी इस सर्विस को पहुँचाया जाए। खैर, काफी बड़ी इनकी सोच थी चाइना की, पर अभी तक ये इसे कर नहीं पाए हैं। आगे ये कितना काम कर पाता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।